अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रमशेरियंस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एचसीएफ, एलसीएम एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। द टॉपिक इज क्वाइट इजी बट आजकल जो ओ लेवल्स में और आईजीसीएसई में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत चैलेंजिंग आ रहे हैं। होते तो एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस हैं लेकिन थोड़े से डिफिकल्ट हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को कैटर करेंगे और किस तरह से सॉल्व करना है वैसे करेंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हैं, वो जैसे हम क्लास 5 या 6 में सीखते थे एचसीएफ, एलसीएम निकालना, वैसे ही नहीं आते, तो वैसा पढ़ाना भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो हम पहले तो ये सीखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इनको किस तरह से करना है। अब सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, तो जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सप्रेस 168 एंड 140 एज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो अभी हम प्राइम फैक्टराइज़ेशन देख रहे हैं कि हम प्राइम फैक्टराइज़ेशन कैसे करते हैं। ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में जो मेजर मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि अब क्योंकि 168 जो है वो डिविजिबल बाय 2 भी है, 4 भी है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्टली, तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है सिर्फ प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन है तो डिवाइड बाय प्राइम नंबर्स ओनली। तो प्राइम नंबर से ही हम डिवाइड करेंगे। ठीक है? और ये एचसीएफ या एलसीएम नहीं है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहते हैं कि यार ये एचसीएफ या एलसीएम निकालना ही तो है। एचसीएफ और एलसीएम डिफरेंट है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमें उन प्राइम नंबर से डिवाइड करना है जो इन टेबल्स में आ रहे हैं। अब जैसे कि हम सबसे पहले 2 लिखेंगे। अच्छा, हम लोग इसमें जो है वो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 के टेबल में 84 टाइम्स आता है 168। फिर से ये 2 से डिविजिबल है तो ये 42 टाइम्स आ गया। फिर से ये 2 से डिविजिबल है 21। अब द थिंग इज़ कि ये जो 21 है, इसमें अब 3 भी आ सकता है और 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है। तो 3 और 7 में से हम कौन-सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? हम स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे। जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होता है हम हमेशा उसी से डिवाइड करते हैं पहले। तो हम 3 लेंगे, 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स, अब 7 आएगा 1 टाइम्स। तो इस तरह से हमारे प्राइम फैक्टर्स आ जाएँगे। इसी तरह से हम 140 के भी निकाल देते हैं। अब इन स्टेप से ना काफ़ी स्टूडेंट्स फ़ेमिलियर होते हैं, तो इसमें हमें कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। तो हम डायरेक्टली जिस तरह से एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं, उसका भी तरीका ऐसा ही होता है, लेकिन एचसीएफ, एलसीएम में ज़रूरी नहीं कि आप प्राइम नंबर्स यूज़ करो। प्राइम फैक्टराइज़ेशन में जो है वो प्राइम नंबर्स निकालना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अब अगर आप चेक करो तो मैंने सिर्फ प्राइम नंबर्स लिए हैं। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने 4 से डिवाइड कर दिया हो या 6 से कर दिया हो, हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स, जबकि एचसीएफ और एलसीएम में ये हम नेसेसरी नहीं होता कि हम प्राइम नंबर्स लें, बट वो क्वेश्चन के हिसाब से होता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या है। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसको काफ़ी लोग जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि इट इज़ द बिगेस्ट नंबर हुज़ टेबल कंटेन्स बोथ नंबर्स। मतलब ये वो नंबर है, एक वो बिगेस्ट नंबर है जिसके टेबल में दोनों नंबर्स आते हों। मतलब ये कि अब जो हमारा यहाँ से ये तो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले ना, जब हम 140 और 168 का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, वो बिगेस्ट नंबर होगा जिसके टेबल में दोनों नंबर्स आ रहे हैं। कौन से दोनों नंबर्स? ये दोनों नंबर्स। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एचसीएफ ऑफ 4 एंड 6 इज़ 2। 4 और 6 का जो एचसीएफ है वो 2 है। अब इसका ये मतलब है कि ये बिगेस्ट नंबर है जिसके टेबल में 4 और 6 दोनों आ रहे हैं। मतलब 2 के अलावा अगर आप चेक करो तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 4 और 6 आता हो। आप 3 देख लो तो उसमें 4 नहीं आता, फिर आप 6 देख लो तो उसमें भी 4 नहीं आता। तो ये वो बिगेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 4 और 6 दोनों आते हैं। और एलसीएम क्या है? एलसीएम को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि कॉमन है दोनों टेबल्स के अंदर। मतलब अगर आप मल्टीपल्स निकालते हो किसी भी नंबर के, मल्टीपल्स मतलब उसके टेबल को देखना, उस टेबल में जो सबसे बड़ा नंबर, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कॉमन होगा ना, उसको हम कहते हैं एलसीएम। जैसे कि अगर आप देखो, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज 12। अब 12 वो नंबर है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा कॉमन नंबर है दोनों के मल्टीपल्स में।
मतलब ये कि अगर आप 4 और 6 का टेबल लिखो, 4, 8, 12, 16 इस तरह से करके, तो अगर आप देखो ये सारे वो नंबर्स हैं जो कॉमन हैं इन दोनों टेबल्स में। लेकिन सबसे छोटा नंबर कौन-सा कॉमन है? दैट इज़ 12। तो एलसीएम का क्या मतलब है कि सबसे छोटा नंबर जो कि हमारे इस टेबल में 4 और 6 दोनों में कॉमन है। और एचसीएफ का क्या मतलब होता है? एचसीएफ का मतलब कि वो बिगेस्ट नंबर जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स इंक्लूडेड हों। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों को फाइंड करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है? तो अब हम उसको देखते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि जैसे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू फाइंड, जैसे कि 168 और 140 का ही हम लोग ना एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, सबसे पहले हमारे पास ये है कि हम उनके प्राइम फैक्टर्स लिख लें। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? जैसे हमने अभी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की ना, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी। वैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दोनों को साथ अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 168 और 140 को एक साथ लिख के और उसका इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। हमने बचपन में वही सीखा है। बट उससे मसला क्या आता है कि अब जो एग्जामिनर है ना वो हमसे रिवर्स क्वेश्चंस पूछने लगा है। तो रिवर्स क्वेश्चंस में फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है अगर वो इस मेथड को यूज कर रहा है। कौन से मेथड को? हमारा जो ये वाला मेथड है, ये डबल वाला, मतलब आप डोंट अप्लाई शॉर्टकट ऑफ डूइंग इट टुगेदर, ये शॉर्टकट है, दोनों को साथ करने का आप शॉर्टकट नहीं करोगे अप्लाई, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का एक डिफरेंट मेथड सीखेंगे और उस मेथड का ये फायदा है कि जब आपके पास रिवर्स क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आपके पास एचसीएफ या एलसीएम का आंसर दिया होगा और अब दोनों में से किसी एक नंबर को फाइंड करना होगा, तो तब उस केस में ये मेथड काम आएगा। एंड दो-दो मेथड सीखने का फायदा नहीं, इट्स बेटर कि आप एक ही मेथड सीखो। अब क्या है कि सबसे पहले एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करने के लिए हम लोग लूप्स बनाएंगे। लूप्स का मतलब क्या है? कुछ इस तरह से, हम दोनों में, अच्छा अभी अभी तो हम फाइंड कर रहे हैं, अच्छा हाँ, अब अगर आप देखो तो दोनों में कॉमन नंबर्स कितने हैं? तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, फिर ये 2 और 2 कॉमन है और फिर ये 7 और 7 कॉमन है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे कितने लूप्स बन रहे हैं? 3 लूप्स बन रहे हैं। लूप्स हमें उसके बनाने हैं, मेक लूप्स ऑफ कॉमन अप एंड डाउन, नॉट साइडवेज, मतलब आपको साइडवेज लूप नहीं बनाना, इस तरह से लूप्स नहीं बनाने, आपने अप एंड डाउन लूप्स बनाने हैं, ठीक है, इस तरह से। और लूप्स क्यों बनाने हैं? लूप्स का मतलब है कि दोनों में जो कॉमन नंबर आ रहा है उसको हम लूप्स कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर्स हैं, जो लेफ्ट ओवर्स हैं, आप उसकी डिस्क बनाओगे, मतलब जो कॉमन नहीं है आप उसकी डिस्क्स बनाओगे, इसको हम कहेंगे डिस्क्स, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि हम यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिख रहे? 1 भी तो फैक्टर था ना दोनों में, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास जो 1 है ये भी हमारा फैक्टर है, लेकिन हम इसको इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है। 1 जो है वो प्राइम नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। इट्स नॉट प्राइम, ठीक है। अब सबसे पहले हमने लूप्स बनाए जो कॉमन थे और हमने डिस्क बना दी जो कि नॉन कॉमन थे, डिफरेंट थे, ठीक है। मेक डिस्क ऑन रिमेनिंग नंबर्स, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम। अब एचसीएफ के लिए हमारा ये रूल है कि सिर्फ जो लूप्स वाले नंबर हैं हम उसको लिखेंगे, मतलब जहाँ-जहाँ लूप्स बन रहे थे वो हमारा एचसीएफ है। जैसे कि ये 2 हो गया, दूसरा 2 हो गया और 7 हो गया। और एलसीएम में हम लोग लूप्स और डिस्क दोनों नंबर्स लिखेंगे। जैसे कि जो एचसीएफ में इंक्लूडेड हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा जो डिस्क में नंबर थे वो भी हमारे एलसीएम में इंक्लूड हो जाएँगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 28 और इसका आएगा 840। तो अब अगर हम देखें ये 28 नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज़ द बिगेस्ट नंबर, क्योंकि एचसीएफ का हमने क्या पढ़ा था? एचसीएफ का हमने पढ़ा था कि वो बिगेस्ट नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं। बिगेस्ट नंबर दैट कंटेन्स
दैट कंटेन्स 168 एंड 140। उसके टेबल में 168 और 140 दोनों आ रहे हैं और ये बिगेस्ट नंबर है। और 840 वो स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कॉमन इन बोथ। दैट इज कॉमन या आप मल्टीपल भी कह सकते हो। दैट इज कॉमन इन 168 एंड 140। तो ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इन दोनों नंबर्स में कॉमन है, इन दोनों के टेबल्स में कॉमन है। ठीक है? अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ 108 एंड 180। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 से स्टार्ट करेंगे हम। ये 2 के टेबल में 54 टाइम्स आएगा और ये आ जाएगा 27। अब ये 3 में हम लिखेंगे, हम 7 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे और 9 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। एक तो 9 प्राइम भी नहीं है तो हम 9 नहीं लिख सकते। तो स्मॉलेस्ट नंबर लेना है और प्राइम नंबर लेना है। इसका भी प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे हम। 15 एंड 5 आर 5। ये हमारे पास दोनों के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब आप सेपरेटली दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिख दो। आपने आपने इसको जो है वो साथ में नहीं करना जैसे हमने बचपन में सीखा था, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके पास जो रिवर्सल क्वेश्चंस होंगे ना फिर आप वो सॉल्व नहीं कर सकोगे। ठीक है, अब हमने दोनों के जो है वो प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब आपने क्या करना है, जो लूप्स हैं उनको सर्कल करना है, जो कॉमन है उनके आपने लूप्स बना देने हैं और जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर्स हैं उनकी आपने डिस्क बना देनी है। जैसे कि यहाँ पे 3 और 5। ठीक हो गया? अब आपको क्या करना है, बस सिंपली जो है जो एचसीएफ है, एचसीएफ में आपने सिर्फ लूप्स इंक्लूड करने हैं। जैसे कि ये 2, 2, 3 एंड 3। और एलसीएम में आपने लूप्स भी इंक्लूड करने हैं और डिस्क भी इंक्लूड करनी है। यानी कि जो हमारे पास रिमेनिंग 3 और 5 था वो भी लिखना है हमें। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 36 एंड ये हो जाएगा 540। अब 36 वो बिगेस्ट नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं 108 एंड 180। और जो 540 है वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो दोनों में कॉमन है। अगर आप दोनों का टेबल लिखो तो दोनों में जो आपके पास कॉमन आएगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो होगा 540। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने जो क्वेश्चंस आते हैं ओ लेवल्स में हम वैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड स्मॉलेस्ट इंटीजर n सच दैट 168n इज मल्टीपल ऑफ 140। अब बेसिकली इसमें क्या है कि आपसे बोला गया है कि 160n डिवाइड बाय 140। अब इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और ये बताना है कि बता रहा है कि 160n जो है वो मल्टीपल है 140 का। अब इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि हमें 168 और 140 दोनों के फैक्टर्स इस तरह से लिखने हैं। जैसे हमने 168 के अच्छा इस क्वेश्चन को पूछने से पहले वो लास्ट क्वेश्चन में आपसे एलसीएम और एचसीएफ एलसीएम या एचसीएफ दोनों में से कुछ भी आपसे निकलवाएगा या प्राइम फैक्टर्स निकलवाएगा, ठीक है? उसके बाद आपसे ये सवाल पूछेगा। अब ये जो सवाल है ना ये 1-1 मार्क्स के होते हैं, लेकिन ये एक साथ करके काफ़ी सारे सवाल हो जाते हैं। और क्योंकि हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम कॉन्सेप्शनली इस चीज़ को समझें, इसलिए ये जो मैं आपको मेथड्स बता रही हूँ, ये वो मेथड्स हैं जो आपने एक दफ़ा याद कर लिए तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप फँसोगे नहीं, ठीक है? अब देखो, इसमें क्या करना है आपने पहले 168 के भी फैक्टर्स लिखते हैं और 140 के फैक्टर्स भी लिखने हैं। अब सवाल में ये कह रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर है, एक नंबर है जब जो यहाँ पे फुल होगा तो ही जो है हम ये कह सकते हैं कि 160n जो है वो 140 का मल्टीपल है, ऐसे नहीं होगा। अब वो कहना क्या चाह रहा है? बेसिकली हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट ये है, जैसे हम पूछते हैं ना कि भाई 16 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हम कैसे बताएँगे यस ये है, लेकिन कैसे पता चलेगा? ये तब होगा जब एंटायर डिनोमिनेटर जो है वो कैंसल हो जाएगा। सिर्फ़ उस केस में होगा। हम सिर्फ़ तभी कहेंगे कि 16 जो है वो 4 का मल्टीपल है जब पूरा का पूरा 16 4 के टेबल में आएगा।
जैसे कि अगर 12 का अगर हम पूछें कि इज़ 12 मल्टीपल ऑफ 8 तो हम वो कहेंगे नो। क्यों? क्योंकि वो 8 के टेबल में आता ही नहीं है। क्या 8 के टेबल में 12 आ रहा है? नहीं आ रहा। मतलब यही बात होगी ना, पूरा कैंसल होना चाहिए। डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ नहीं रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब वो भी यही कह रहा है कि 168 जो है वो 140 का मल्टीपल है, लेकिन 168 n है, मतलब n एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद 140 के टेबल में आ रहा हो। एक ऐसा नंबर जो 140 के टेबल में आ रहा हो। तो अब 160 तो है ही है। ठीक है? अब वो बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि एक ऐसा नंबर n कौन-सा नंबर है जो हम यहाँ पे फ़िल करें, तो वो नंबर हमें मिल जाए जो इस पूरे 140 के टेबल में आए। और ये तब पॉसिबल होगा जब यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाए 1, मतलब ये पूरी चीज़ कैंसल होनी चाहिए। और ये पूरी चीज़ कैंसल होने का क्या मतलब है? इस पूरी चीज़ का कैंसल होने का मतलब ये है कि आपके पास ये वाले जो नंबर्स हैं ना, ये कैंसल होंगे। किस तरह से हम देखते हैं? अगर आप यहाँ पे देखो, हाँ, लेट्स स्टार्ट। अब कैंसलिंग करना स्टार्ट करो आप। सबसे पहले 2 और 2 कैंसल हो जाएगा, फिर एक और 2 है 2। आपने क्या करना है, सिमिलर नंबर्स जो हैं वो कैंसल आउट करना स्टार्ट करने हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास 7 और 7 भी कैंसल होगा। अब इश्यू क्या है? इश्यू ये है कि एक यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर में हमारे पास रह गया और यहाँ पे हमारे पास ऊपर 2 और 3 रह गया। अब ऊपर का तो मसला ही नहीं है ना, हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए? डिनोमिनेटर हमें 1 चाहिए। तो हम जो देखेंगे हम वो क्या देखेंगे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 बचा है, विच मीन्स कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इससे कैंसिल हो और वो क्या होगा, 5। तो इससे आपको पता चला कि n हमारा क्या है, 5। कैसे पता चला 5 है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे सिमिलर नंबर होना चाहिए, विच मीन्स कि n हमारा 5 आएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें नीचे डिनोमिनेटर में 1 चाहिए और उस 1 को जो है वो हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऊपर वाले नंबर्स के साथ कैंसलेशन करेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में चाहे कोई भी नंबर रह जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर में हमें 1 चाहिए। अब अगर आप उस कॉन्सेप्ट देखो तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि आपने वो नंबर ढूँढना है जो इससे मल्टीप्लाई हो और जो आंसर आए हमारे पास वो टोटल 140 का मल्टीपल हो। तो अगर आप इसको कॉन्सेप्शनली करना शुरू करोगे तो वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा और क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा। तो इस तरह के स्टेप्स करके ना हम इसको सॉल्व करते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि फाइंड स्मॉलेस्ट इंटीजर n such that 140n is multiple of 168। अब क्योंकि वो स्मॉलेस्ट बोल रहा है तो मतलब एलसीएम का इससे कोई ताल्लुक है, ठीक है? एलसीएम का मतलब मल्टीपल और वो कह भी रहा है कि 168 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब 140 मल्टीप्लाई बाय n कोई ऐसा नंबर हो कि पूरा नंबर ऐसा है हमारे पास जो कि 168 से डिवाइड हो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 आना चाहिए। तो इसका क्या तरीका है? तरीका ये है कि आपने ना जो नंबर्स कैंसल हो रहे हैं वो आप कैंसल करो। अब देखो न्यूमरेटर में 5 रहता है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो डिनोमिनेटर में रहता है उससे फ़र्क पड़ता है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 और 3 रहता है। 2 3 ज़ा 6 व्हिच मीन्स कि जो ऊपर हमारे पास नंबर होगा, जो n की वैल्यू होगी, वो भी हमारे पास 6 होगी। 6 होगा तभी तो वो इससे कैंसल होगा ना। तो मतलब हमारा जो n है दैट इज़ 6। समझ आ गया? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? एक तो इस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं, इसकी बहुत ईज़ी टेक्नीक है कि डिनोमिनेटर को 1 बनाना है। जो भी चीज़ आपके डिनोमिनेटर में रह जाए, वही चीज़ आपकी n होगी। ठीक हो गया? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन्स आते हैं, वो इस तरह के आते हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर k सच दैट 168k इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर वो कहता है कि 168 के एक ऐसा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये के हमें फाइंड करना है। तो अगर आप देखो तो परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वो होता है कि अगर आप उसके अगर आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड पेयर्स ऑफ 2। अगर हम जब भी एलसीएम या एचसीएफ भी देखते हैं तो अगर आप देखो तो जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसका अगर आप देखो तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है कि प्राइम फैक्टर्स
ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स जो हैं वो पेयर्स ऑफ 2 में होते हैं। स्क्वायर्स का मतलब है पेयर्स ऑफ 2, मतलब अगर हम इसको 2 इंटू 2 लिखें तो ये हमारे पास स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, एक पेयर बनना चाहिए, ठीक है? अब वो कहता है कि 168 के जो है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब उसके पेयर्स कंप्लीट होने चाहिए लाज़मी, तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्योंकि मैंने कहा कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका एक पेयर्स बनने चाहिए प्राइम फैक्टर्स के। जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में होंगे। इसी तरह से 3 एक 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको आप प्राइम फैक्टर्स में देखो तो उसके पेयर्स होंगे। इसी तरह से 36 के आप देखो तो उसके भी पेयर्स फॉर्म होंगे, ठीक है? इस तरह से। अब 168 क्या है? 1 अच्छा, जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी ना 36 और ये तो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, लेकिन आप जब उनके पूरे प्राइम फैक्टर्स भी निकालोगे ना, तो उसमें भी आपके जो-जो नंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे, उन सब पेयर्स में होंगे। अब अगर आप देखो 168 के एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप उसके पेयर्स कंप्लीट करो। पेयर्स कैसे कंप्लीट करेंगे? सर्कल करते जाओ जो-जो पेयर्स बन रहे हैं। अब एक पेयर हमारे पास 2 और 2 का बन गया, ठीक हो गया? दूसरा कोई पेयर नहीं बन रहा। एक 2 रह गया, एक 3 रह गया, एक 7 रह गया। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो मिसिंग है दैट इज़ 2, एक 3 और एक 7। जब हम यहाँ पे ये नंबर्स पुट करेंगे तब जाके वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो के क्या होगा? सिंपल ये के ही तो था। के वो नंबर्स हैं जो पेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब 2, 3 और 7। तो 2, 3, 7 क्या हो जाएगा आपका? 42। तो के की आपकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 42। सिंपली आपने परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करना है? अपने पेयर्स कंप्लीट करने हैं। इसी तरह से अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर के सच दैट 168 के इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब क्यूब का मतलब है प्राइम फैक्टर्स और परफेक्ट क्यूब्स का मतलब वो ट्रिपलेट्स बनेंगे। जैसे यहाँ पे पेयर्स बनते हैं, वहाँ पे ट्रिपलेट्स बनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 2 हैं, मतलब इसका 2 का पेयर कंप्लीट है, लेकिन 3 का पेयर कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे 2 जो हैं वो 3 रहते हैं और यहाँ पे 2 7 रहते हैं, तब जाके उसके ट्रिपलेट्स कंप्लीट होंगे। तो इस तरह से जो के की वैल्यू होगी वो होगी 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 441। इस तरह से ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बस आपने जो है ना वो चीज़ें याद करनी है, स्टेप्स याद करने हैं और फिर आपसे हो जाते हैं। और इसमें ओ लेवल में और आईजीसीएसई में इसके अलावा एचसीएफ, एलसीएम के और कुछ टेस्ट नहीं होता। जो मैं आपको डायरेक्टली मेन कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, यही अगर आप पढ़ के जाओ तो आपके ईज़िली 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाएँगे। अब एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास, जो मैं आपसे स्टार्ट में ही बात कर रही थी, कि रिवर्स क्वेश्चंस गिवन हों। अब अगर आपके पास एचसीएफ या एलसीएम में से कुछ गिवन हो, जैसे एचसीएफ अगर आपको गिवन हो बट आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है, मतलब 2 नंबर्स हैं 168 और एक ए नंबर है। आपको एचसीएफ भी गिवन है, 168 के फैक्टर्स भी गिवन है, लेकिन आपको ए नहीं गिवन और आपको ए फाइंड करना है। तभी मैं आपसे मना कर रही थी कि ये वाला जो डबल हम लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं ना, इन 2 नंबर्स को एक साथ में हम लोग इस तरह से करके एचसीएफ निकाल देते हैं, वो हम नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे कि उसका जो है फिर यहाँ पे इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए हम लोग उसको सेपरेटली करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब इस केस में हमारे पास जो स्ट्रैटेजी होती है वो क्या होती है? इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। ये एडवांस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो कहता है कि इट इज गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 96 और 96 के फैक्टर्स दिए हुए एंड अनदर नंबर एन। अब वो कह रहा है कि एक नंबर है 96, दूसरा नंबर है एन। उसका जो एचसीएफ है ये है, मतलब उसने एक नंबर दिया है 96 और एक एन नंबर बोला है, उन दोनों का एचसीएफ ये है, ठीक है? यहाँ पे लिख दिया एचसीएफ, ठीक है? गिवन दैट गिवन दैट n इज लेस देन 96। अब वो कह रहा है कि ये जो भी नंबर है ना वो 96 से तो कम है। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n। और ग्रेटेस्ट क्यों बोल रहा है? क्योंकि एचसीएफ बोल रहा है। एचसीएफ में हमेशा वो आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा, ठीक है? क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही क्या था? बिगेस्ट नंबर जिसके टेबल में दोनों नंबर आ रहे हो, ठीक है?
तो अब आपको एचसीएफ फाइंड करना है और एचसीएफ गिवन है और आपने नंबर फाइंड करना है। इसको करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो आप रिकॉल करो। सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि हम एचसीएफ फाइंड कैसे करते थे। एचसीएफ के लिए हम लोग लूप्स लिखते थे। इट मीन्स कि n मस्ट हैव ऑल नंबर्स व्हिच एचसीएफ कंटेन्स टू फॉर्म अ लूप। मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देखो कि एचसीएफ हम फाइंड कैसे करते थे कि जब हमारे पास यहाँ पे लूप्स बन रहे हों। बगैर लूप्स के तो हम लिखते ही नहीं है एचसीएफ में वो नंबर। तो जहाँ पे यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये वो सारे नंबर्स हैं जो लूप्स बना रहे हैं। इट मीन्स कि एचसीएफ में जो आंसर में हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं ये वाले, ये वो नंबर्स हैं जो आपके एन में ज़रूर होंगे। ठीक है? तो हम यहाँ पे अब पहले इसकी वर्किंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 90 के और 96 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में उसमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक हो गया? 5 इंटू 3 और एन हमें फाइंड करना है। ठीक हो गया? और एचसीएफ हमारे पास गिवन है। एचसीएफ हमारे पास क्या गिवन है? इसको हम अलग-अलग लिख देते हैं, ठीक है? ये हमारा एचसीएफ गिवन है। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे लूप बन रहा होगा इन नंबर्स का। किन नंबर का? इसका, इसका। 3 2s हैं तो 3 2 के लूप बन रहे होंगे। 1 3 है तो 1 3 का लूप बन रहा होगा इस तरह से। मतलब ये यहाँ पे हमारे पास 2 होगा, 2 होगा, ये लाज़मी होगा हमारे पास और 3 होगा, लाज़मी। तभी हमारे पास ये लूप्स बन रहे हैं ना। ठीक हो गया? अब हमारे पास अप टिल नाउ अगर आप देखो तो हमारे पास n की क्या वैल्यू आ रही है? ये बन रहा है 24। अप टिल नाउ हमारे पास क्या है? n की वैल्यू 24 बन रही है। लेकिन क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n। n की ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब आप क्या कर सकते हो? अब आप सोचते रहो। अब आपने क्योंकि डिस्क भी तो बन रही होंगी ना, लेकिन डिस्क तो ऑब्वियसली उसमें नहीं होंगी। अब आप ये सोचोगे कि आप एक लूप बना सकते हो। सही, इसकी कंडीशंस हैं हम वो बताते हैं। अब क्या करो आप, n हमें फाइंड करना है लेकिन हमें कंडीशन भी गिवन है कि जो n है हमारे पास वो लेस देन 96 है। ठीक है? और आपके पास ये कंडीशन है कि आप कोई ऐसा नंबर नहीं ऐड कर सकते जो प्राइम नंबर ना हो, मतलब क्योंकि प्राइम फैक्टर्स ही तो हम यहाँ पे लिखते हैं ना। तो आपने क्या करना है, n जो है वो एक तो लेस देन 96 है, एक ये कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए और एक और कंडीशन है कि वो लिमिट को एक्सीड ना, लिमिट का यही है, और वो लूप बना रही हो। ठीक है? क्योंकि डिस्क वाले नंबर तो हम एचसीएफ में बनाते ही नहीं है। ठीक है? तो जो सिमिलर सिमिलर हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं वो तो हमने ऐड कर दिए हैं जो डायरेक्टली लूप्स बना रहे हैं। ठीक हो गया? ये वो नंबर्स थे जो एचसीएफ में इंक्लूडेड थे, तो वो तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे ना बगैर सोचे लिख देने हैं। जो एचसीएफ में है, जो एचसीएफ के आंसर में है, वो तो डायरेक्टली हमने लिख लिया। उसके अलावा भी कोई नंबर्स होंगे ऑब्वियसली इस नंबर में, क्योंकि हम आंसर में डिस्क नहीं लिखते। यहाँ पे हमारे पास डिस्क नहीं होती, लेकिन यहाँ पे तो होती है ना। ठीक है? नंबर में तो होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वो नंबर्स लिखेंगे जो प्राइम नंबर्स हों, जो लूप बना सकती हों। जो लूप नहीं बनाना, बेसिकली लूप बनेगा तो फिर यहाँ पे ऐड होना चाहिए था, अगर वो लूप बनाता तो ऐड होता। तो लूप नहीं बनाना चाहिए, व्हिच मीन्स हम यहाँ पे 2 तो नहीं लिख सकते किसी भी केस में, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 2s ऐड करेंगे तो दोनों के लूप्स बन जाएँगे और बनते तो यहाँ पे ऐड हो जाते। तो लूप नहीं बनाना चाहिए। मतलब ये बट डोंट ऐड अ नंबर व्हिच मेक अ लूप। कोई ऐसा नंबर ऐड ना करो जो लूप बना रहा हो, कोई ऐसा नंबर ना हो जो प्राइम नंबर ना हो, और कोई ऐसा नंबर भी ना हो जो लिमिट को एक्सीड करे। तो क्या हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं? तो द आंसर इज यस, हम 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारे पास आंसर आया था 24। तो अगर आप 24 को मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज 72। तो आप बोलोगे कि यार हम लोग इसके आगे क्या हम इसमें 4 ऐड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर ही नहीं है ना, प्राइम नंबर ही नहीं है।
तो 4 ऐड नहीं कर सकते। तो क्या हम 5 ऐड कर सकते हैं? हाँ, 5 कर सकते हो। लेकिन मसला क्या आएगा? 5 में मसला ये आएगा कि जब आप 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो लिमिट ही एक्सीड करेगी, 120 आंसर आएगा, तो लिमिट एक्सीड हो जाएगी। तो इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है दैट इज़ यहाँ पे 3। एक और जो नंबर हमारे पास यहाँ पे ऐड होगा, वो होगा हमारे पास 3। एक 3 एक ऐसा नंबर है जो लूप भी नहीं बना रहा और जो लिमिट भी एक्सीड नहीं कर रहा, ठीक हो गया? और आपके पास वो प्राइम नंबर भी है। तो व्हिच मीन्स कि 24 फाइनल आंसर नहीं था, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 72 हमारा एन नंबर था, जो हमारा आंसर है। ठीक हो गया? अब हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। गिवन दैट अच्छा ये एलसीएम का है। इसमें हमने सबसे पहले जो है ना रिवीजन करके स्टेप्स याद कर लेते हैं। अब ये तो मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट के साथ-साथ समझाया ना कि एचसीएफ में वो नंबर्स आते हैं जो सिर्फ़ ड लूप्स बना के आते हैं। तो आपने जो है क्या करना है वो नंबर फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे वो सारे फैक्टर्स लिख लेने होंगे जो एचसीएफ में इंक्लूडेड हैं। उसके अलावा जो है वो एन में वो नंबर्स भी होंगे जो डिस होंगी यहाँ पे। आंसर में तो वो नहीं आते लेकिन यहाँ तो होते हैं ना। तो वहाँ पे आपके कौन-सा नंबर होगा जो लूप ना बना रहा हो, जो प्राइम नंबर हो और जो लिमिट एक्सीड ना करे। तो ये तो हो गया। अब आपने स्टेप्स याद करने हैं इसके। सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपसे वो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछेगा मतलब वो आपसे एचसीएफ का पूछ रहा है। एचसीएफ गिवन होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कॉपी होल एचसीएफ टू बॉक्स ऑफ एन। तो ये क्योंकि 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा ना ये वाला भी, तो इसलिए आपको क्या होगा टाइम नहीं होगा इतना। इसलिए जो स्टेप्स हैं वो याद करने हैं कि आपने सबसे पहले जो एचसीएफ के फैक्टर्स हैं वो सारे एन में कॉपी करने हैं। अब नए प्राइम नंबर्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है एन की बॉक्स में और वो जो न्यू वैल्यूज़ हैं वो एक तो लूप ना बना रही हो, टोटल एक्सीड ना कर रही हो और प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है? ये स्टेप्स हैं। अब हम आते हैं एलसीएम के किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इसी स्टाइल में ना एक एलसीएम का क्वेश्चन भी आता है। अब आप अगर इस क्वेश्चन में देखो ना, तो इसमें क्या है कि आपने जो है वो गिवन ये है कि गिवन दैट एलसीएम ऑफ ए इज़ दिस मतलब ये एक नंबर है, उसके आपके फैक्टर्स गिवन है एंड अनदर नंबर एक दूसरा नंबर है एन, उसका जो एलसीएम है, दोनों का जो एलसीएम है वो ये है और हमें एन की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आपके पास एक नंबर ये है जिसके फैक्टर्स गिवन है और एक एलसीएम गिवन है दोनों का। ये नंबर हमें फाइंड करना है एन। अब हमें अगर आप रिकॉल करो तो एलसीएम में हमारे पास लूप्स और डिस्क्स दोनों ऐड होती हैं। जो डिस्क बन रही हैं वो भी हम एलसीएम में लिखते हैं और लूप्स भी। तो अब द सीन है कि यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो सिमिलर फैक्टर्स हैं ना, जैसे एचसीएफ में जो भी नंबर्स आ रहे थे एचसीएफ में वो तो लाज़मी इंक्लूडेड थे और बाद में हमें फैक्टर्स और ऐड करने थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसका डिफरेंट है मेथड। इसमें ये है कि जो सिमिलर एलसीएम में जो और जो दूसरे नंबर में सिमिलर नंबर ऑफ फैक्टर्स है ना, वो आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं करोगे। उसमें नीड नहीं है क्योंकि हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ फाइंड फाइंड करनी है तो ये नंबर्स जो हैं वो डिस से भी आ सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे टूस को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिमिलर नंबर्स हैं उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया? लेकिन जिनका डिफरेंट है नंबर जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई 3 है ही नहीं जबकि यहाँ पे एक 3 है। तो हम जो भी एलसीएम में होगा वो हम ऐड कर देंगे, वो हम लिख देंगे। जितने भी एलसीएम में वो फैक्टर्स होंगे वो ऐड करेंगे मतलब एक 3 है तो एक 3 डालेंगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास 2 5 है और यहाँ पे 3 5 हैं। तो हम लोग जब डिफरेंट होगा मतलब एलसीएम के जो उस नंबर के फैक्टर्स होंगे, जब वो डिफरेंट होंगे तो हम वो डिफरेंट वाले लेंगे मतलब हम एलसीएम वाले लेंगे क्योंकि एलसीएम में 3 5 थे तो हमने 3 ले लिए। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 7 है, यहाँ पे भी एक ही 7 है, दोनों में सेम है तो हम यहाँ पे नो सेवेंस यहाँ पे हम कोई सेवेंस नहीं लेंगे। तो ये इसका हमने ना इस तरह से निकालना है। तो बस आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 और इसका आंसर आएगा 375। अब ये जो क्वेश्चंस है ना इस तरह के ये सिर्फ प्रैक्टिस से आते हैं और उसके मेथड्स याद करके आते हैं। तो मैथ्स में मसला ये होता है कि अगर आप हर चीज़ को कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करोगे, तो फिर वो आपसे टाइम माँगेगी और टाइम इतना एग्ज़ाम्स में होता नहीं है। तो अब स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ टूल्स है, तो इसलिए हमने नो टूल्स लिए। अब एक भी था, तो हमने एलसीएम से वो कॉपी कर दिया।
3, 5 थे, तो हमने एलसीएम से कॉपी कर दिया, जबकि 2 इसमें भी थे, लेकिन क्योंकि डिफरेंट नंबर्स आ गए ना, तो आपने एलसीएम वाले कॉपी कर लिए, दोनों में डिफरेंट थे। 7s कोई भी नहीं लेंगे क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ 7s थे। तो इसमें भी आपने ना ये स्टेप्स याद करने हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर सेम इन ए एंड एलसीएम, इग्नोर दैट फैक्टर इन एन। उसकी नीड ही नहीं है हमें, सही है? क्योंकि वो डिस से भी तो आ सकते हैं ना, तो हमें एन में डालने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन ए एंड एलसीएम आर डिफरेंट डिफरेंट हो, तो कॉपी द नंबर ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम एलसीएम टू एन। तो जो भी नंबर ऑफ फैक्टर्स एलसीएम में होंगे, वो आपने बस एन में कॉपी करने हैं। ये आप याद कर लो और उसके बाद आप हर क्वेश्चन कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस एंड अनदर नंबर एन इज़ दिस। फाइंड द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। वो कह रहा है कि एक नंबर है जिसके ये फैक्टर्स हैं और उसके दूसरा नंबर n है और उसका जो है हमारे पास लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम वो ये है। तो हमने फाइंड करनी है लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n और इस केस में वो हमेशा आपसे लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकलवाएगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे अगर आप गौर करो तो यहाँ पे हमारे पास टूज़ कितने हैं? 2 टूज़ हैं, तो ऊपर भी हमारे पास 2 ही टूज़ हैं, व्हिच मीन्स कि यहाँ पे हम कहेंगे नो टूज़। ठीक हो गया? यहाँ अगर आप देखो, यहाँ पे कोई 3 नहीं था, तो हमने अच्छा ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आई गेस, हाँ, वही क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है। ये हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है। अब मैंने जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स करवा दिए हैं आपको, तो अब जो है वो आई होप कि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। कुछ मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अब ओ लेवल्स में और आईजीसीएसई में इतने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे। तो इट्स बेटर कि हम वो क्वेश्चंस करें जो एग्ज़ाम में टेस्ट हो जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली वो क्वेश्चंस करवाने की कोशिश की है जो पेपर्स में आते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसके कुछ और फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊँ। यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को तो मैं अलग से करवा रही हूँ, लेकिन यूट्यूब पे जो है वो क्योंकि टाइम लिमिटेशन होती है, तो आई विल ट्राई कि मैं जो है वो इस पे भी एक लेक्चर अपलोड करूँ जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हों, वरना फिर हम कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि मेरी जो वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल हेल्पफुल हो रही हैं और एग्ज़ाम्स में आपको बहुत काम आ रही हैं। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।